टू प्रेप अप, दिस इज गौरव सेन। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और उस सेक्शन में जो पहला वीडियो होगा वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से संबंधित टॉपिक्स के बारे में होगा। जनरली हिस्ट्री को लेकर हमारा जो एक समझ है कि ये इतना वास्ट सिलेबस है, और हिस्ट्री का जो उपयोग हमारे जीवन में, हमारे स्टूडेंट जीवन में, और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पेपर है, या फिर जो आपके एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, नेट हो, यूजी हो, सीयूटी, पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम, और उसके साथ ही साथ अन्य सरकारी सेवाओं के एग्जाम जो होते हैं, उसमें हिस्ट्री का योगदान शायद किसी अन्य विषय की तुलना में ज्यादा या फिर समतुल्य तो नहीं ही है। हालांकि हिस्ट्री को लेकर जो हमारा एक बुनियादी समझ है वो हमें 11 12 या फिर 10th तक के सब्जेक्ट्स में कराने की कोशिश की जाती है, पर किसी वजह से कुछ लोग जिनका बैकग्राउंड मानविकी या फिर ह्यूमैनिटीज में नहीं है, या फिर कुछ लोग जिन्होंने 12th के बाद ह्यूमैनिटीज को परस्यू नहीं किया, बीटेक किया है, उनके लिए एक समस्या होती है कि हिस्ट्री में जो बुनियादी समझ है जो वो अपने प्रारंभिक दिनों में खो चुके होते हैं। अदरवाइज, क्योंकि जो एक स्कूलिंग जिस माहौल में होती है, और जो जिस तरीके के एग्जाम पैटर्न इस समय सेट किए जा रहे हैं, वो शायद कुछ डिफरेंट है। उनका जो तरीका है, उनका जो एक डिमांड है, शायद वो हाई एंड है। और क्योंकि इतना कंपटीशन इंटेंस हुआ है पिछले कुछ समय में, जितने भी एग्जाम्स, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम्स हो या फिर क्वालिफाइंग एग्जाम्स हो जैसे नेट, उनके लेवल पे हिस्ट्री में जो मंथन अब शुरू हुआ है, उसके चलते हिस्ट्री, जिसको अभी तक स्टैटिक सब्जेक्ट माना जा रहा था, कि इसको शायद ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि डायनामिक नहीं है। डायनामिक जैसे कि इसमें जो एडिशन होते हैं वो बहुत बहुत ही मंद गति से होते हैं, बहुत धीमी गति से जो एडिशन हो रहे हैं। बट अदरवाइज अब हिस्ट्री के साथ ऐसा जो एक मान्यता थी वो धीरे धीरे खंडन हुआ है, क्योंकि हिस्ट्री के जो पहलू हैं वो धीरे धीरे अब ज्यादा सतह पर आ रहे हैं। जैसे कि हिस्टोरियोग्राफी एक ऐसा पक्ष था जो जनरली पहले एग्जाम्स में हमें देखने को कम मिलता था, बशर्ते अब की तुलना में नेट के एग्जाम्स में या फिर सीयूटी पीजी के एग्जाम्स में जैसा कि देखने को मिलता है। अब डीयू, अब तो क्योंकि जो एक केंद्रीय परीक्षा के रूप में हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है वो सीयूटी पीजी के जरिए हो रहा है, तो देखा जाए तो हिस्ट्री का स्वरूप बदला है पिछले कुछ समय में। हालांकि हिस्ट्री वही है। हिस्ट्री के जो टॉपिक आज से 10 साल पहले, 50 साल पहले इवन मैं कहूँगा हम लोग पढ़ रहे थे, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, इवन मॉडर्न इंडिया भी, टॉपिक वही है, बट उनका स्वरूप बदला है। क्योंकि हिस्ट्री इतना एक विशाल पाठ्यक्रम है कि उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है इन द सेंस कि जो क्वेश्चन का पूछने का गति हो सकती है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है, वो कई भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अदरवाइज हम अन्य विषय से इसकी तुलना करें तो शायद वो ज्यादा डायनामिक है। उनको लेकर जो समस्या है, लोग उससे तो परिचित हैं ही, बट हिस्ट्री को लेकर उनके मन में एक दुविधा रहती है कि इसका पढ़ने का अप्रोच क्या हो। सीधी सी बात है, मैं आपके साथ अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद हम इसके विषय में आगे बात करते हैं। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। वर्ल्ड हिस्ट्री क्योंकि हिस्ट्री का ज्यादा रोचक पार्ट है। आपको पता है कि हिस्ट्री अगर हम इंडिया में पढ़ रहे हैं तो जनरली 4 हिस्सों में बांट के देखते हैं। पहला तो एंशिएंट इंडिया, दूसरा मिडिवल इंडिया, इसको अब 2 भाग में बांट सकते हैं, अर्ली मिडिवल इंडिया और मिडिवल इंडिया। और जो 4th सेक्शन है वो मॉडर्न इंडिया है। और एक जो 5th सेक्शन जनरली जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री को जनरली हम यूरोपियन हिस्ट्री के रूप में देखते हैं। यूरोपियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री का नेचर समझिए, तो वर्ल्ड हिस्ट्री जनरली पैरेलल है यूरोपियन हिस्ट्री के। सिर्फ एक टॉपिक को हटा दिया जाए, जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन। हालांकि अमेरिकन जो एक नेशन है, अमेरिका जो नेशन है जिसको आज हम जानते हैं,
दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, सबसे बड़ा इकोनॉमी, वो अमेरिका आज के बरक्स उसका इतिहास इंडिया और चाइना के जैसा नहीं है, यूरोपियन नेशंस जैसा भी नहीं है। उसके समझने के लिए हम उसका बैकग्राउंड ठीक से समझना होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम जनरली कवर क्या क्या करेंगे। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसको लेकर शायद मैं अपेक्षा करता हूँ आपको समझ होगी कि कौन कौन से टॉपिक जनरली हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, पर फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटा जो एक झलक है उसकी दे देता हूँ। अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद इटली और जर्मनी का एकीकरण या यूनिफिकेशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके साथ ही, और इंटर वॉर पीरियड जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का पीरियड है। उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन, हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का पीरियड है, रशियन रेवोल्यूशन। और दूसरा, इसके साथ ही साथ स्टालिन का जो कार्यक्रम है रसिया में, आफ्टर द डेथ ऑफ स्टालिन, आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, और स्टालिन का वह कार्यक्रम 1953 तक, और उसके ही बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति और कोल्ड वॉर की शुरुआत। अमेरिका, जो कि अभी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि एक अलग थलग देश जिसकी बुनियाद ही काफी रोचक है और जिसकी खोज भी काफी रोचक है, वो 1945 तक आकर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक डिसाइसिव भूमिका में है। और आफ्टर 1945 जब यूरोप के सारे देश वहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफी कमजोर अवस्था में है, तो अमेरिका एक मुख्य भूमिका में नए वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। किसके साथ? स्टालिन के रसिया के साथ। हालांकि बाद में कोल्ड वॉर शुरू हुआ 1945 के पश्चात, बट इस समय जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं वो रसिया और अमेरिका के बीच की ही एक, जिसको बोल सकते हैं कि मानसिक, या जिसको बोलते हैं मेंटली डिसएग्रीमेंट। कोई फिजिकल वॉर नहीं, बट एक आइडियोलॉजिकल एक डिसएग्रीमेंट है वहां पे। ये टॉपिक है, इनके काफी सब टॉपिक्स भी हैं। आप अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन के साथ ही साथ अमेरिकन सिविल वॉर भी पढ़ना पड़ता है। जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हो रहा है 1776 में, और अमेरिकन सिविल वॉर हो रहा है 1865 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ साथ हमें नेपोलियन नेपोलियनिक वॉर्स भी पढ़ना पड़ेगा, जो उसका ही सब टॉपिक है। उसके साथ ही साथ वियना व्यवस्था। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे बस मोटा मोटा मैं आपको परिचित करा रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको जो नोट्स हैं मैं एक व्यवस्थित तरीके से आपको नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, और इसका सिलेबस। देखिए, ये जो कोर्स होगा ये स्पेसिफिक कोर्स नहीं है कि आप इस कोर्स के जरिए आपकी बुनियादी समझ हिस्ट्री में बनेगी, साथ ही साथ आप इसको उपयोग चाहे तो एमए के एंट्रेंस एग्जाम में, यूजी के एंट्रेंस एग्जाम में, और एमए नेट के क्वालिफिकेशन में, साथ ही साथ विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए अगर आप इसका लाभ उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो कोर्स होगा एक जनरल एनालिसिस है हिस्ट्री का, जो हिस्ट्री जनरली हम इंडिया में या जो स्टेट सर्विसेज के जो सेंट्रल एग्जाम है या स्टेट सर्विसेज के एग्जाम, उसमें हमें हमसे अपेक्षा की जाती है उतना परिचय की। तो ये जो कार्यक्रम है वीडियोस का, इसमें हम आपको फ्री क्लासेस तो उपलब्ध कराएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, कम से लगभग 10 से 12 क्लासेस में। उसके बाद एंशियंट, मिडिवल और आधुनिक भारत। साथ ही साथ हम आपको फ्री नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और शेयर कीजिए, उन विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंचाइए जो जनरली फी पे नहीं करना चाहते, और अगर उनको मौका मिल रहा है तो वो फी पे क्यों करें। हम आपको नोट्स उपलब्ध कराएंगे, हाई क्वालिटी नोट्स होंगे। मेरा नाम गौरव सेन है और मैं जेएनयू में पीएचडी का विद्यार्थी हूँ। मैंने नेट क्वालिफाई किया है, मैं जेआर भी क्वालिफाइड हूँ। इसके पहले मैं किसी और संस्था के साथ हिस्ट्री का टीचर था, और अभी जो हम लोगों का कार्यक्रम है पेपअप पे, उसके चलते हम आपको न केवल हिस्ट्री बल्कि पॉलिटिकल साइंस और साथ ही साथ नेट और जो पेपर 1 है उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, नेट पेपर 1 से संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डाटा इंटरप्रिटेशन, साथ ही साथ अन्य टॉपिक एनवायरनमेंट, लॉजिक और रीजनिंग, ये जितने भी टॉपिक हैं, और इन सब को अभी हमने 2 ही विषयों पर उसको केंद्रित किया। इसके साथ साथ हम आगे इसको एक्सटेंड करेंगे। ये जो जितनी भी क्लासेस होंगी आपको आने वाले 2 महीने के अंदर हम लोग इनको आपको मुहैया करा देंगे, और अदरवाइज उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये तो जनरल इंफॉर्मेशन था इस इनिशिएटिव के लिए। आगे जाके हम अभी देखते हैं कि अदरवाइज अब हम अपने टॉपिक पे आके कि अमेरिकन रेवोल्यूशन और उसका वर्ल्ड हिस्ट्री पे क्या प्रभाव है। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हिस्ट्री का मतलब पास्ट का इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बल्कि द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पास्ट एक्टिविटीज जिनका इम्पैक्ट है हमारे वर्तमान पे। और अमेरिकन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट शायद कुछ क्रांति जो रेवोल्यूशन हुए हैं, जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इनका प्रभाव न केवल उस समाज पे रहा बल्कि आज के समाज पे भी है। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में के इम्पैक्ट क्या है हम उसको विस्तार में पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि आज की हम क्लास में क्या क्या कवर करेंगे। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के साथ साथ हम जानेंगे इसके सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड अमेरिका का बैकग्राउंड उस रेवोल्यूशन का कि कैसे अमेरिकन जो जनमानस है उन्होंने एक क्रांति की भूमिका रखी। फिर जानेंगे कि इसके कॉजेस क्या थे, इसके कारण क्या थे। मेरी हैंडराइटिंग उतनी बेहतर नहीं है, बट आपको जो नोट्स मिलेंगे वो प्रॉपर व्यवस्थित होंगे, आप उसको लेकर चिंतित मत होइए। तो कॉजेस क्या थे इसके और इसका कैरेक्टर क्या था। देखिए, कैरेक्टर का मतलब है कि जो रेवोल्यूशन आया जनरली उसका कैरेक्टर क्या था, यानी उसके लीडर्स कौन थे और उनकी डिमांड्स क्या क्या थी। और उनकी डिमांड्स, वही बात है कि उनका स्वरूप क्या था उनकी डिमांड्स का। क्या वे मध्यम वर्गीय डिमांड्स थी या निम्न वर्गीय या फिर उच्च वर्गीय, इलिटिस्ट, जो हम जिनको जरूरतें मानते हैं। तो ये किसी भी क्रांति के संदर्भ में ये जानना बहुत जरूरी है कि उसमें निहित मुख्य मांगे क्या क्या है। जनरली अगर आप लोग उससे अवगत होंगे कि जैसे रशियन रेवोल्यूशन, जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, जनरली वो कम्युनिस्ट विचारधारा से वास्ता रखने वाला रेवोल्यूशन था, उसकी जो डिमांड्स थी उनसे एसोसिएटेड थी। वैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन और वैसे ही अमेरिकन रेवोल्यूशन, इन सब का जो एक खाका है वो अपनी डिमांड्स और कैरेक्टर से तैयार होता है। तो उसको हम इसको यहाँ पे विस्तार से समझेंगे। साथ ही साथ इसका रिजल्ट क्या हुआ या इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, रिजल्ट तो इंडिपेंडेंस हुआ, ये तो हमें सबको पता है, बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है अमेरिकन लोगों के लिए, यूरोपियन लोगों के लिए और पूरी विश्व के लिए। उस समय के विश्व के लिए, इस समय के विश्व के लिए भी, क्योंकि एज आई सेड
कि हिस्ट्री इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट इवेंट दैट हैज इम्प्लीकेशन ओवर आवर प्रेजेंट। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा, और उसके साथ ही साथ एक जो छोटा सा टॉपिक समझना जरूरी है, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के शायद विद्यार्थी हो या फिर एक हिस्ट्री में रुचि रखने वाले लोगों को जानना चाहिए कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। कई बार हम लोग बोलते हैं कि अमेरिका जो है वो पहला गणराज्य, जिसे रिपब्लिक बोलते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनली गठित गवर्नमेंट जिसका एक लिखित संविधान है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रावधान करता है, जिससे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अमेरिका से कई चीजें बोरो की हैं। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो ठीक है, इसको लिखिए, बैकग्राउंड, उसके कॉजेस, कैरेक्टर, रिजल्ट और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, बैकग्राउंड जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा आज से करीब, अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1770s में। 1776 में आजादी मिली और 1783 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसके पहले अमेरिकन क्या थे, कौन से लोग थे, कहां से आए थे, ये जानना शायद अमेरिकन रेवोल्यूशन के लिए उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट एक अमेरिका एज ए कंट्री को समझना यहाँ पे शायद ज्यादा जरूरी है। देखिए, बैकग्राउंड समझिए। 1492 में कोलंबस का आपने नाम सुना होगा, कोलंबस जो इंडिया की खोज में निकला था 1492 में, ठीक है। उसके भी पहले देखिए कि 1453 में क्या हुआ, इस्तांबुल, जिसे कुस्तुनतुनिया बोलते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज का इस्तांबुल है। कॉन्स्टेंटिनोपल जनरली एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एक भूभाग, जो इस समय की तुर्की में, तुर्की है जिसे अभी बोलने लगे हम, तुर्की और ग्रीस के बीच में है इस्तांबुल, आपको दिख जाएगा। उसका पतन होता है, उस्मानिया सल्तनत के कब्जे में आता है वो, और मुस्लिम जो समाज है, मुस्लिम वर्ल्ड का कब्जा होता है, जिसे बोलते हैं गेटवे ऑफ एशिया पे, कुस्तुनतुनिया पे। उसके चलते जो यूरोपियन, तो अब यूरोप, आपसे देखिए, एशिया का गेटवे मुस्लिम वर्ल्ड के कब्जे में है। तो यूरोपीय लोग जो हाईली, जिसको बोल सकते हैं कि उनके पास एक जील है, जील का मतलब कि बहुत ही ज्यादा व्यापारिक एक, उनके अंदर एक वृद्धि की आकांक्षा रहती है हमेशा से, और व्यापार कर भी रहे थे इंडिया से, चाइना से, पर लैंड रूट के जरिए, लैंड रूट के जरिए व्यापार कर रहे थे। लेकिन अरबिक लोगों के हाथ में आ गया वो, उस्मानिया सल्तनत जनरली तुर्की, तुर्क लोगों की सल्तनत थी, पर फिर भी वो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में वहां पे अगर हम बात करें तो उनके कंट्रोल में आ गया। तो उनका जो लैंड रूट से है यूरोपीय लोगों का, वहां पे हो जाता है संपर्क खत्म। अब यूरोपियन लोगों का संपर्क खत्म हो गया एशिया से। एशिया जाना कि आप समझ सकते हैं इंडिया या फिर चाइना, यही दो कंट्री थी उस समय जो, जिनसे लोग व्यापार करना चाह रहे थे, क्योंकि ये जो बहुत बड़ी इकोनॉमी और बहुत बड़ा एक जनसंख्या वाली कंट्री थी, काफी पावरफुल उस समय। इंडिया में उस समय 1492 में लोधी सल्तनत, और यहाँ पे चाइना में मिंग डायनेस्टी, ये रूल कर रहे थे। अदरवाइज यूरोप के साथ समस्या ये हुई कि अब लैंड रूट खत्म हुआ, उन्हें चाहिए था कि सी रूट ढूंढा जाए इंडिया के लिए डायरेक्ट, जो मुस्लिम वर्ल्ड को सरकमवेट करके सीधा इंडिया पहुंचे और चाइना पहुंचे। कई लोगों ने कोशिश की पर पहुंच नहीं पाया। कोलंबस ने वहां पे उसको, उस समय तक कोपरनिकस और गैलीलियो का जितना प्रभाव था कि जो दुनिया है वो गोल है, तो उसके प्रभाव में कोलंबस ने अपनी यात्रा शुरू की। स्पेनिश था वो, हालांकि उसको पैसा जो दिया था वो जर्मन और इटालियन, जिनोवा एक शहर है, उनके व्यापारियों ने दिया था कि आप जाइए वहां पे इंडिया की खोज करके लाइए, इंडिया की सी रूट के लिए। वो पहुंच गया गलती से इंडिया की सी रूट के लिए, उसको बोला कि आप खोज कीजिए, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका और ये है इंडिया।
वो यहाँ से निकलते उसका विश्वास था कि निकलेगा, और ये क्योंकि दुनिया गोल है, उस समय तक गैलीलियो और कोपरनिकस के बारे में अगर बात किया जाए, तो उसका विश्वास था कि दुनिया गोल है, घूम के मैं उस तट पे पहुंच के अब इंडिया में या चाइना पहुंच जाऊंगा, बेसिकली इंडिया। पर यहाँ पे एक नई दुनिया, जो किसी को उस समय तक पता नहीं था, इसका इंतजार कर रही थी, और वो आके पहले तो बरमूडा के आसपास, फ्लोरिडा के आसपास वो रुक गया। उसको पहले लगा कि ये इंडिया ही है, उस समय तक वो वापस भी गया स्पेन बताने की मैंने इंडिया की खोज कर ली है, लोग काफी खुश भी हुए। पर धीरे धीरे वहां पे इस राज से पर्दाफाश हुआ कि वो जिसकी आप खोज में गए वो इंडिया नहीं है, जबकि अमेरिगो बैस करके कोई व्यक्ति था जिसने बताया कि वो इंडिया, उसके ही नाम पे अमेरिका नाम पड़ा, अमेरिगो करके एक व्यक्ति था। तो कोलंबस का जो खोज था, उसने इंडिया की खोज तो नहीं कर पाई, बट उसने अमेरिका की खोज कर दी 1942 में। ठीक है, अब इंडिया की खोज के लिए किसको हम वास्को डिगामा को श्रेय देते हैं, 1498 में यहाँ से घूम के यहाँ पे केप ऑफ गुड होप के पास रुक के, और वो फिर इंडिया पहुंचा था ऐसे। पर वो 8 साल बाद, 6 साल बाद जनरली, बट उसके पहले इनको विश्वास था कि तो इंडिया है, बट वो इंडिया नहीं निकला। अमेरिगो जो नाम का व्यक्ति था, उसने इस बात को खुलासा किया कि इंडिया नहीं, वो न्यू वर्ल्ड है। न्यू वर्ल्ड क्यों कहा, अब हम इसके बारे में जानते हैं कि देखिए, जनरली कोलंबस के बाद वहां पे पहले से अमेरिका में लोग रह रहे थे, इनको मूल निवासी कहते हैं, रेड इंडियंस। क्योंकि वहां पे कोलंबस गया तो उसने देखा कि उनका जो स्किन, जो त्वचा का कलर है वो रेड है, बट उसे विश्वास था कि ये तो इंडिया है, तो उसने उनको रेड इंडियन बोला। ये तो इंडियन तो है, बट इनका स्किन कलर जो है वो रेड है, लाल है, तो उन्होंने उसको रेड इंडियन बोला। आज भी आप अगर कभी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां के जो एबोरिजिनल्स हैं, जो जनजातियां हैं, उनको आज भी हम रेड इंडियंस बोलते हैं, क्योंकि वो वहां से प्रथा चली आ रही है। उसको किसी ने ठीक भी नहीं किया। अब इंडियंस, कई लोगों को लगता है कि वो तो इंडियंस ही हैं, बट वो रेड इंडियंस है। तो ये ऐसे करके अमेरिका की खोज हुई। अब अमेरिका की डेस्टिनी, कैसे दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री बनना, और कैसे 200 साल के अंदर, 200 साल हुए, 250 साल मान लीजिए, अंदर एक अपने आप को संगठित करना और विद्रोह करना, और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, दुनिया के पहले स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित होना। जनरली जब कोलंबस ने इस कंट्री की खोज की, जिसे अमेरिका बाद में नाम दिया गया, 1588 तक उस पे अधिकार था स्पेन का। कोलंबस स्पेनिश था, लेकिन यहाँ पे 1588 में इंग्लैंड ने, जिसे ब्रिटेन, ब्रिटेन ने इसको हरा दिया, स्पेन को, और उस पर कर लिया कब्जा। ठीक है, अमेरिका पे। अब अमेरिका के संदर्भ में भी एक बात जानना जरूरी है कि वहां पे कॉलोनीज बनी, और जो अमेरिका के स्वरूप हम आज देखते हैं, वो शायद पहले, आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो अमेरिका के स्वरूप आज हम देख रहे हैं, मैंने कहा कि इंग्लैंड ने वहां पे उस पे, सॉरी, आई थिंक ये विजिबल है। इसको हम बोल रहे थे कि इंग्लैंड ने कब्जा किया 1588 में। 1588 के बाद इंग्लैंड ने वहां पे कॉलोनी स्टेब्लिश की, और अमेरिका के इस कोने पे, जिसको आज हम अभी भी हम देखते हैं, यहाँ पे न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, ये इस कोने में स्थित है, यानी ईस्ट कोस्ट पे, इसको हम ईस्ट कोस्ट बोलते हैं, यहाँ पे कॉलोनी स्टेब्लिश की, और कम से कम 13 कॉलोनीज हैं ये। अमेरिका जो आज है वो इतना बड़ा है, आपने में आपने देखा होगा, बट उस समय, जिस समय रेवोल्यूशन हुआ, तो ये कॉलोनीज कब कब स्टेब्लिश हुई, करीब बोलते हैं कि 1607 के बाद, क्योंकि 1588 में इंग्लैंड ने उसको जीत लिया स्पेन से। 1607 से 1763 तक ये 13 कॉलोनीज स्टेब्लिश हुई, और इन 13 कॉलोनीज में ही
रेवोल्यूशन हुआ, बाद में जाके अमेरिका ने विस्तार किया अपना इंटीरियर्स में, बट उसकी कहानी अलग है। तो ये जो आपने देखा कि जो 13 कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज बोलते थे, यहाँ पे 1507 से 1763 यहाँ तक ये विस्तार उस ईस्ट कोस्ट पर ही रहा। कुछ कुछ समय इंटीरियर में जाने की कोशिश की, पर वो अलग एक हिस्ट्री है, जिसको बोलते हैं कि यूरोपियन और एबोरिजिनल्स या रेड इंडियंस का संघर्ष। यहाँ पे जब ब्रिटेन ने उस पर कब्जा किया, धीरे धीरे चीजें रैपिडली चेंज होना शुरू हुई। यूरोप से कई बड़ी संख्या में यहाँ पे माइग्रेशन हुआ अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका के जो एबोरिजिनल थे वो इस सिविलाइज वर्ल्ड का पार्ट नहीं बन पाए, जनरली अलग थलग ही रहे या इनके बीच में संघर्ष चलता रहा। माइग्रेशन हुआ किनका? यूरोपियंस का। और किन किन यूरोपियंस का हुआ? जनरली ऐसे लोग जैसे व्यापारी लोग थे, इनको ट्रेडर्स हम बोल सकते हो। उस समय मर्केंटलिज्म अपने पीक पे था। यूरोप में जो रिलीजियस एक वॉर चल रहे थे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच, उनसे बच के लोग यहाँ पे आए, प्रोटेस्टेंट मेनली अमेरिका। तो कैथोलिक लोगों के ने मारा प्रोटेस्टेंट लोगों को और वो भाग के अमेरिका आए उस समय। उसके साथ साथ अमेरिका को बोला जाता था कि ये जो है क्रिमिनल्स, ये डंप यार्ड है, डंपिंग ग्राउंड है। किनका? क्रिमिनल्स का, डकैत लोगों का, अनपढ़ लोगों का, गरीब पॉपर्स जो भिखारी लोग हैं। वहां पे जनसंख्या बढ़ रही थी यूरोप में, तो उनको यहाँ पे डंप कर रहे थे लोग अमेरिका में। तो ये लोग, इसको बोल सकते हैं हम कि ये डंप कर रहे थे ऐसे लोगों को, भिखारियों को, गरीब लोगों को, अनपढ़ अनस्किल्ड लोगों को। तो ऐसे ऐसे करके वहां पे जनसंख्या बढ़ती रही और कुछ अंग्रेज अधिकारी वहां पे आके बसे, जो अंग्रेज अधिकारी, यूरोपीय अधिकारी, जो वहां के सत्ता शासन के लिए, और वो वहीं के रह के हो गए, वहां की संपदा उनको मिली। ऐसे ऐसे करके अब अमेरिका के साथ एक डेस्टिनी देखिए। यूरोप जो युद्ध से हमेशा पीड़ित रहा, हर एक समय युद्ध ही वहां पे, युद्ध, रिलीजियस वॉर, फ्यूडलिज्म। तो यूरोप, तो अब अमेरिका को लोगों ने बोला कि ये तो नई दुनिया है। और नई दुनिया क्यों बोला? जनरली यूरोप में जो हो रहा था वो, यूरोप में क्या था जिसको हम यूरोप बोलते हैं, बोल दीजिए ओल्ड वर्ल्ड, मतलब जो अमेरिकन लोग आए वो नए वर्ल्ड थे। तो यूरोप की समस्या क्या थी? रिलीजन, रिलीजियस वॉर चल रहा था, ठीक है। और ये हो गया न्यू वर्ल्ड यानी अमेरिका। अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में रिलीजियस वॉर्स नहीं है, फ्यूडलिज्म था, अमेरिका में फ्यूडलिज्म नहीं है, ठीक। यहाँ पे एक मोनार्कियल व्यवस्था थी जनरली उस समय। मोनार्कियल व्यवस्था थी, और बोल सकते हैं जिसको ऑटोक्रेसी थी। यूरोप पीड़ित था उस समय ऑटोक्रेसी से। फ्रेंच, जर्मन, जर्मन, जर्मनी तो उस समय नाम तो नहीं था, पर भौगोलिक क्षेत्र था। इटली भौगोलिक क्षेत्र था। रोम कैथोलिक संस्था। तो रिलीजियस वॉर थे, फ्यूडलिज्म था। इन सब व्यवस्थाएं अमेरिका में नहीं थी। तो अमेरिका, और एक और चीज जो लैंग्वेज के लेवल पे, मेनली अमेरिका में जो भी लोग आए उन्होंने इंग्लिश को अपना एक, जैसे इंडिया में हमने इंग्लिश को एक कम्युनिकेशन का लैंग्वेज बनाया, वहां पे भी इंग्लिश ज्यादा प्रचारित हुई। अब उसके चलते क्या है कि जो ओल्ड वर्ल्ड की जितनी भी बुराइयां हैं, न्यू वर्ल्ड में वो नहीं है। न्यू वर्ल्ड ज्यादा प्रोग्रेसिव है, इसलिए अमेरिका को न्यू वर्ल्ड कहा गया। और यहाँ की संस्कृति को जनरली अगर हम जाने, क्या हुआ अमेरिका के साथ, कोई स्पेनिश है, कोई इटालियन है, कोई जर्मन है, कोई फ्रेंच है, सब आके, कोई इंग्लिश है, सब आके अमेरिका में, ये जिसको बोलते हैं
आए और एक ही बाउल में, इसको बोलते हैं पॉट, एक ही जगह आए और घुल मिल गए, जिसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉट। कि अपनी पहचान भूल के एक अमेरिकन पहचान के अधीन, अपनी पहचान भूल के एक अमेरिकन पहचान के अधीन वो उसमें घुल मिल गए, जिसे मेल्टिंग पॉट कहते हैं। कभी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि किस देश की संस्कृति को जनरली हम मेल्टिंग पॉट के नाम से की संज्ञा देते हैं, तो आप बोले कि वो मेल्टिंग पॉट की संज्ञा हम अमेरिकन कल्चर को देते हैं, क्योंकि वहां पे जो विभिन्न विभिन्न एथनिसिटीज के, विभिन्न लैंग्वेज, धर्म के जो लोग आए, वो एक ही समान भाषा को अपनाया, एक ही समान कल्चर को अपनाया, और उसमें इस तरह घुल मिल गए, एक ही बर्तन में कई संस्कृतियां घुल मिल गई। तो ये आप बोल सकते हैं। अब ये मेल्टिंग पॉट, इंडिया को जनरली लोग सैलेड बोलते हैं, सैलेड। उसको मतलब मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, सैलेड का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखिए, सैलेड में टमाटर है बेसिकली, कुछ भी, ककड़ी हो सकता है, खीरा हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं। सैलेड क्या है, अपने आप में कंपोजिट, स्वाद उसका अलग है, बट उसका जो व्यक्तिगत पहचान है वो भी बना हुआ है। इंडिया के साथ ये है, उसको बोलते हैं कि ये सैलेड एक कल्चर है, कि तमिलियन, पंजाबी, बंगाली, इन सबका अलग अलग पहचान है, पर उसके साथ साथ इनका जो एक ओवरवेलमिंग, ओवरलैपिंग एक पहचान है, वो इंडियन है। इसको बोलते हैं सैलेड। और जबकि अमेरिका को बोलते हैं मेल्टिंग पॉट, जिसमें अपनी संस्कृति, अपना वेशभूषा, अपना कल्चर भूल के उन्होंने अमेरिकन कल्चर को अपनाया। ये जनरल इंफॉर्मेशन अमेरिका के बारे में जानना, ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। एक कैसे अमेरिका एक कंट्री के रूप में, और कैसे वहां पे लोग हैं। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि अमेरिका में जब था ही नहीं तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन कैसे होगी। आज तो 30 करोड़, 32 करोड़ पॉपुलेशन है, क्योंकि माइग्रेशन वेव्स आई वहां पे। जो पहली वेव थी, आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा जनरली, आप पर आप समझिए इसको। पहली वेव थी वहां पे चोर डाकू उचक के लोग, जिनको वहां से इंग्लैंड से भगाया गया, यूरोप से भगाया गया। पहली वेव वो थी जिसमें फोर्स्ड माइग्रेशन माइग्रेशन था, ब्रिटिश अधिकारी वगैरह लोग जहाँ पे रहने गए। दूसरी वेव रिलीजियस वॉर्स जो वहां पे चल रहा था यूरोप में, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के बीच, तो वहां पे लोग, प्रोटेस्टेंट लोग कमजोर थे, वो लोग भाग के आ गए। अमेरिका में ज्यादा खुला लगा, वही बात कि वहां पे फ्यूडलिज्म नहीं है, वहां पे रिलीजियस वॉर्स नहीं है। थर्ड वेव जनरली आया, इसको बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं, बट जापान और चाइना से। हालांकि वो बहुत लेटर पीरियड में आया, अमेरिकन सिविल वॉर के बाद। बट उसके बीच में भी लोग लगातार माइग्रेट कर रहे थे। कुछ माइग्रेशन, अंतिम माइग्रेशन लोग बोलते हैं जो हिटलर के होलोकॉस्ट के चलते जूस लोगों का माइग्रेशन, पर बहुत कम स्तर में। उस समय अमेरिका की जनसंख्या काफी एक विशाल जनसंख्या थी, तो जूस लोग इतने ही थे जितना इंडिया में पारसी है, उस तरीके से। तो अमेरिका के साथ ये तो उसका एक जनरल ओवरव्यू है कि उस कंट्री को देखा कैसे जाए। अभी आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, आप बोल सकते हैं कि अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉइंट, अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। ऐसे बोले, अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। वहां पे जो लोग हैं वो वहां के मूल निवासी नहीं है, और वो 200-400 साल पुरानी बात है केवल। कैसे भी देखें, पर आज जो अमेरिका है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली एक देश है। और यहाँ तक कि लोग बोलते हैं कि ये रहेगा, चाइना के होते हुए भी ये काफी समय तक रहने वाला है। हम शुरू करते हैं कि जनरली, अब बैकग्राउंड अगर आप समझ गए होंगे, तो रेवोल्यूशन के कॉजेस क्या है। देखिए, आपको पता है कि वहां पे कौन लोग रह रहे थे, तो ये क्वेश्चन आपके मन में अब शायद नहीं आएगा कि क्यों, किसने वहां पे शुरू किया। वो बेसिकली यूरोपियन लोग ही थे। अब यूरोपियन लोग थे, अब आप बताइए। चलिए पहले आपको बताता हूँ कॉजेस जनरली आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं।